बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो रौरमन को हम कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में रौरमन का हर किस्म कर जानकारी मिलेला नहीं। तो जानकारी लेवे के आगे चलू हमने देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना देगी खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। मटर की फसल को फली छेदक कीट से बचाएं। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। मटर की फसल में इन दिनों फली छेदक का प्रकोप लगने की संभावना रहती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फली छेदक मटर के फलियों को खा जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए स्पाइनोशॉट नामक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, परंतु दवा का छिड़काव उचित मात्रा में और सावधानी पूर्वक करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत की प्रकृति के अनुसार बीजों का चयन करना अच्छा होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय में यदि किसान अभी गेहूं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए गेहूं की K9107, बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 किस्म बेहतर साबित होंगे। गेहूं के ये प्रभेद झारखंड की भूमि एवं वातावरण में अच्छी उपज देने में सक्षम है। K9107 बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 ये गेहूं के उन्नत प्रभेद में बेहतर होते हैं। ये प्रभेद विलंब से बुआई योग्य भी होती है। ये प्रभेद बुआई के 110 से 130 दिनों में तैयार हो जाते हैं। 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 50 से 60 क्विंटल गेहूं की उपज पाई जा सकती है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। उपचारित बीजों की बुआई करने से फसल में रोगों और कीटों से लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका साथ ही बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रो रे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी को ओर। आज का जो जानकारी है बहुत सुंदर है, बहुत बेस है। ये है टमाटर का वैज्ञानिक खेती। टमाटर एक ऐसा सब्जी फल है कि हर आयोजन में कर जरूरत पड़ेला, शादी ब्याह पार्टी सब में टमाटर कर होवे कर बहुत जरूरी है।
अब मान लो किसान भाई बहन टमाटर की खेती करत है और के नुकसान हो गलक, फसल में कीड़ा लग गलक, पाला मार दिलक, तो मन के बहुत नुकसान होला नहीं। तो से ले चलू टमाटर कर वैज्ञानिक खेती कर बारे में हमारी जानकारी लेब और वो भी फीचर कर माध्यम से। हमारे देश में टमाटर की खेती बड़े स्तर पर होती है। कई किसान टमाटर की खेती कर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर आप 1 हेक्टेयर में भी टमाटर की खेती करते हैं तो आपके पास 800 से 1200 क्विंटल टमाटर का उत्पादन होगा। टमाटर की खेती अलग अलग तरह की मिट्टी पर की जा सकती है। इसके लिए रेतीली, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, लाल और काली मिट्टी तक पर खेती की जा सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी मिट्टी आपके खेत में हो उसमें पानी की उचित निकासी होनी चाहिए। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टमाटर की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, टमाटर एक बहुत ही प्रमुख सब्जी की फसल है और अभी तो हमारे झारखंड में अगर हम देखें तो करीब करीब पूरे साल टमाटर की खेती हो रही है। और अभी ये नवंबर का महीना है, दिसंबर में भी जो गर्मा फसल आगात लगाते हैं किसान भाई, उनके लिए दिसंबर के महीने में अगर बिचड़ा डाला जाए तो और 15 जनवरी के बाद जब थोड़ा तापक्रम बढ़ने लगता है उस समय अगर रोपाई कर दे किसान भाई तो समझिए कि आगात जो गर्मा की फसल 2 महीने बाद आएगी, उससे अच्छा लाभ किसान भाई कमा सकते हैं। जानकार कहते हैं कि टमाटर की खेती साल में 2 बार की जाती है। पहली खेती जुलाई अगस्त से शुरू होकर फरवरी मार्च तक चलती है, वहीं दूसरी खेती नवंबर दिसंबर से लेकर जून जुलाई तक चलती है। टमाटर की खेती में सबसे पहले बीजों से नर्सरी तैयार की जाती है। करीब महीने भर में नर्सरी के पौधे खेतों में लगाने लायक हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में 6 से 7 दिन के अंतराल पर खेत की सिंचाई करनी चाहिए और गर्मी के महीने में मिट्टी के नमी के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। टमाटर के अच्छी प्रभेद हमारे इस अनुसंधान केंद्र प्लांडू से हम लोगों ने विकसित किया है। टमाटर में सबसे बड़ी समस्या है जीवाणु मुरझा रोग, जो कि हमारे झारखंड में अम्लीय मिट्टी काफ़ी है और जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पे आता है। उससे लड़ने के लिए हम लोगों ने जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी किस्मों का विकास किया है। इसमें अगर हम सामान्य किस्मों की बात करें तो स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन दोनों बहुत ही अच्छी किस्में हैं, जिसमें जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है। संकर किस्मों की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्वर्ण संपदा बहुत ही अच्छी किस्म है, स्वर्ण विजया एक किस्म है और अभी आजकल तो हम लोग स्वर्ण वैभव एक हमारी बहुत ही पुरानी किस्म थी, उसको भी हम लोग जीवाणु मुरझा रोग उसमें प्रारंभ हो गया था ना, तो उसकी भी खेती हम काफ़ी बड़े पैमाने पे झारखंड में कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रयोग करके बैगन की जड़ पे इसको ग्राफ्टिंग करके इसकी भी खेती हम लोग एक बहुत ही अच्छा हाइब्रिड हमारा था और फल का आकार और गूदा भी अच्छा था, तो इसको हम लोगों ने आगे बढ़ावा कर दिया है। बिल्कुल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ग्राफ्टिंग तकनीक की बात की, ये तकनीक क्या होता है और इसमें किस प्रकार से टमाटर के पौधे को बैगन के साथ, जो आपने बताया कि जड़ जो होता है बैगन का होता है, तो वो फिर कैसे किया जाता है? एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। दोनों किस्म के बैगन के भी जो हमारा जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी जो किस्में हैं उसे उनको हम प्रयोग में लाते हैं और जब हमारी पौध करीब 10 से 15 दिन की हो जाती है उसी समय इस ग्राफ्टिंग हम लोग करते हैं और बीच में एक चीरा लगा के उसमें टंग ग्राफ्ट जीव की तरह से टमाटर में ही बना देते हैं और बीच में डाल के जैसे हम फलदार पौधों में ग्राफ्टिंग प्रक्रिया करते हैं वैसे करते हैं और चिमटी से उसको फिट दबा देते हैं, तो 2, 4, 5, 6 दिन में एक यूनियन हो जाता है और पौधा 20-21 दिन में हमारा लगाने लायक तैयार हो जाता है। बिल्कुल। दरअसल टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में भी उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में की जाती है। इसके सफल उत्पादन के लिए इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना जाता है। टमाटर की फसल पाला नहीं सह सकती है। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान जो होती है उसके मुताबिक ही टमाटर की खेती की जानी चाहिए। यही वजह है कि सर्दियों में मीठे और गहरे लाल रंग के टमाटर होते हैं। आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए कृषि योग चूना का प्रयोग, सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सिफारिश करते हैं और एक खाद जो हमारा गोबर की सड़ी हुई खाद है इसको हम लोग खेत की तैयारी के समय मिला देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की दशा सुधरती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो भी हम लोग
रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, समुचित ढंग से हम मृदा से जड़ को मिल जाता है और हमारा फल और फूल भी फलद भी अच्छी मिलती है। सर, आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लास्टिक मल्चिंग करते हाँ, हैं, तो इससे क्या फायदा होता है और इससे पौधे को कितना लाभ? देखिए, आजकल खरपतवार नियंत्रण में बहुत से हमारा काफ़ी पैसे की बर्बादी होती है और प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करने से एक तो हमारा खरपतवार नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है और हम लोग टपकन सिंचाई विधि से आजकल सिंचाई की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में पानी की बहुत कमी है और टपकन सिंचाई विधि से सिंचाई करने से हम लोग करीब 60 से 70% तक जल की बचत कर सकते हैं। तो टपकन सिंचाई विधि को भी पानी हमारा बर्बाद नहीं होता है और साथ साथ मल्चिंग करने से हमारे ज़मीन में या मिट्टी में कुछ लाभदायक जीवाणु भी पैदा होते हैं, जिससे कि हमारे भूमि की दशा भी सुधरती है। इस तरह से मल्चिंग का प्रयोग चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ पानी की उचित सिंचाई की उचित व्यवस्था हम कर पाते हैं, पानी की बचत करते हैं और साथ साथ अधिक पानी ना देने से बहुत सारी कीड़े मकोड़े बीमारियां जो कि अधिक नमी की वजह से होती हैं, उस पर भी हम लोग विजय पा लेते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। जानकार कहते हैं कि खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर आप कीटों और रोगों से नियंत्रण चाहते हैं तो ये जरूरी है कि खेतों की गहरी जुताई हो। पौधशाला की क्यारियां भूमि धरातल से ऊंची रखें और फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा स्टेरिलाइजेशन करवा लें। टमाटर की अच्छी खेती के लिए जरूरी है कि खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें और सिंचाई का भी ख्याल रखें। सहारा देने की बहुत ज़रूरत है। स्टेकिंग की व्यवस्था करना हमारे फलद को निश्चित रूप से दुगना कर देता है, तो पौधे को सहारा देना किसान भाई नहीं भूलना चाहिए और बहुत ज़्यादा खर्चा भी उसमें नहीं आता है। इससे एक फल हमारा अच्छा रहता है, उपज भी अच्छी मिलती है। साथ साथ समय पर इनका तुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब दूर के बाज़ार के लिए तो हम जो बहुत पके हुए फल की तुड़ाई नहीं करना चाहिए, समय समय पर तुड़ाई करें और उसको ग्रेडिंग करके हम बाज़ार में भेजें तो मूल्य अच्छा मिलता है। देखो ये जानकारी कैसे लागलक बेस है नहीं। अब रौरमन टमाटर कर खेती करब तो वैज्ञानिक तरीका से करब है नहीं, तो किसान भाई बहन मन इसने जानकारी तुम लाइन के देवी ला है। अब चलू हम आगे बढ़ाते अपन कार्यक्रम के दूसर जानकारी को। ये भी जानकारी बहुत सुंदर है, वो है गेहूं कर विलम्ब से खेती। अब देखो जो किसान भाई बहन मन गेहूं कर खेती नहीं करल, देरी हो गल, विलम्ब से करत हैं, तो इके रौरे मन दिसंबर में कर सकीला है नहीं। और इकर जो गेहूं लगाए कर जो समय है वो कितना दिन से कितना दिन अंदर लगाए के है और उकर क्वालिटी कर बारे में जानना जरूरी है, उकर सिंचाई कर बारे में जानना जरूरी है, उकर कटाई कर बारे में जानना जरूरी, उकर खाद कर बारे में जानना जरूरी है। तो सब कर जानकारी चाहिए। तो हमारे चलो सीधे चले थे हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर कोई किसान भाई ये गेहूं की विलम्ब से खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं। इसी सिलसिले में आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में उपस्थित है। आज हमारे सामने वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे अगर जो किसान भाई विलम्ब से गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो गेहूं की कौन कौन सी किस्म होगी? किसान भाइयों, अभी गेहूं के बुआई का समय चल रहा है और अभी जो समय चल रहा है वो समय का है, मतलब कि समय से जो बुआई करते हैं तो मोटा मोटी ये मान के चलिए वैसे 15-25 नवंबर तक हम लोग जो मानते हैं समय से बुआई। लेकिन याद रखने के लिए आप लोग अपने दिमाग में ये रखिए कि नवंबर में जो बुआई होती है वो समय से बुआई है और दिसंबर में जो बुआई होती है वो लेट से बुआई है। और लेट से भी बुआई निश्चित रूप से किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अनुशंसा अलग तरह का किया हुआ है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी तो समय से बुआई जो कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन जो खेत खाली नहीं हुआ है या आपको नवंबर के अंत में खाली होगा या आपके पास सिंचाई का संसाधन अभी नहीं है, उस समय सिंचाई का संसाधन आपको लगता है कहीं कहीं से उपलब्ध हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में आप दिसंबर में बुआई कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर में भी आपको ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर के बाद बुआई ना करें। 20 दिसंबर से पहले बुआई करेंगे तो अच्छी उपज मिलेगी। 20 दिसंबर के बाद बुआई करेंगे तो उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके लिए जो प्रभेद है, जो किस्म है, उसका आपको चुनाव करना होगा। समय से बुआई के लिए अलग किस्म है और देर से बुआई के लिए जो दिसंबर में बुआई करते हैं उसके लिए अलग से किस्म है। तो आप नोट कर लें, HI 1544,
HI 1563, DBW 107, PBW 373, DBW 14, इस तरह की जो वैरायटी है वो देर से आप बुआई कर सकते हैं। और देर से बुआई करने वाला जो किस्म होता है, एक तो कम दिन का होता है, इसलिए कभी भी मार्केट से आप जाकर अगर खेती कर रहे हैं गेहूं का, तो आप सीधे मार्केट से जाकर कोई भी गेहूं उठाकर अगर लाएंगे तो अच्छे कंपनी का, लोग बोलता है कि बहुत अच्छे कंपनी का है, ले जाइए अच्छा उपज होगा, लेकिन उसमें सबसे पहला चीज़ आपको पूछना है कि कितने दिन की वैरायटी है। अगर 120 दिन से अधिक की वैरायटी है या 120 दिन की वैरायटी है तो वो समय से बुआई के लिए है। जो देर से बुआई वाली किस्म है वो 110 दिन 115 दिन की वैरायटी होती है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। और जो मैंने बताया उन्हीं किस्मों का चयन करें। ये आप बाज़ार से भी लेते हैं तो यह बिल्कुल ठोक पीट कर पूछ लें कि आपको कम दिन वाला प्रभेद वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं तो आपको अच्छी आमदनी, अच्छा उपज नहीं प्राप्त होगा। तो एक तो एक किस्म वाली बात है। दूसरा है क्या कि जो आप बुआई करते हैं तो बुआई का भी आपको ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर के बाद बुआई नहीं करना है। जितना लेट करेंगे 20 दिसंबर के बाद जाएंगे तो आपका उपज कम हो जाएगा। उसका कारण है कि जैसे ही आपका मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद में आपको देखेंगे कि पछिया हवा निकलना शुरू हो जाता है। अब पछिया हवा से जो बालियां बनती हैं उसमें जो दाने होते हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जितना लेट आप बुआई करेंगे वो पछिया हवा का असर होगा और आपको फसल प्रभावित होगा आपका और उपज कम मिलेगा। इसीलिए उससे बचने के लिए कम दिन का प्रभेद और 20 दिसंबर से पहले बुआई यह सुनिश्चित कर ले। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसान भाइयों को 20 दिसंबर के पहले ये गेहूं की सिंचाई कर लेनी, बुआई कर लेनी चाहिए। अगर हम ये गेहूं की शस्य प्रबंधन के बारे में बात करें तो किस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है किसान भाइयों, इसमें जो शस्य प्रबंधन है, मतलब कि एक पूरा का पूरा खेती का तरीका जो होता है उसको शस्य प्रबंधन बोलते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले है कि कितना बीज डालें। आपको पता भी है कि बीज जो डालते हैं 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग बीज डालते हैं समय से बुआई में। लेकिन देर से बुआई में चूँकि बढ़वार कम होता है और कल्ले कम निकलते हैं और कम अवधि वाला प्रभेद होता है, इसलिए बीज दर बढ़ा देते हैं और 10 जहाँ पर आपको 40 किलो है उसके बदले 50 किलो हम लोग प्रति एकड़ बीज रखते हैं। और बीज जब भी बुआई करें आप तो बीजोपचार जरूर करें किसी भी फफूंदनाशक से, जैसे टेबुकोनाजोल है, कार्बेंडाजिम है, डाइथेनियम 45 है, कोई भी फफूंदनाशक ले लीजिए 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर तब बुआई करेंगे तो कोई भी आपको रोग शुरुआती दौर में नहीं लगेगा। फफूंद से लगने वाला रोग जो लगता है वो नहीं लगेगा और आपका पौधा स्वस्थ होगा, अच्छा उत्पादन होगा। इसके बाद जो खाद देते हैं आपको बुआई के समय आपको ध्यान रखना है। अगर समय से बुआई करते हैं उसमें अलग खाद देना है, देर से बुआई करते हैं उसमें अलग देना है। समय से बुआई में थोड़ा ज़्यादा खाद पड़ता है और देर से बुआई वाला में चूँकि उसको कम दिन का प्रभेद होता है तो कम खुराक चाहिए, इसलिए थोड़ा कम देते हैं। तो देर से बुआई के लिए आप प्रति एकड़ के हिसाब से DAP आपको डालना है 1 बोरा, यानी 50 किलो DAP आपको डालना है। डिसमिल में देखेंगे तो 500 ग्राम आधा किलो DAP आपको प्रति डिसमिल और एकड़ में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। अब पोटास खाद जो लाल खाद होता है जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, उसको आपको 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी प्रति डिसमिल अगर देखेंगे तो 250 ग्राम 1 पाव आपको डालना है बुआई के समय। और इसके साथ साथ आपको लगभग 1 पाव से 300 ग्राम आपको यूरिया भी डालना है बुआई के समय। तो इतना कुल मिला के आपको 1 किलो या 1 किलो 100 ग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको डालना है, जिस तरह से मैंने बताया। और बुआई जो करेंगे आप तो बुआई आपको लगभग जो देर से करते हैं समय से 22 सेंटीमीटर रखते हैं लाइन से लाइन, लेकिन देर से थोड़ा दूरी कम कर देते हैं क्योंकि बीज की मात्रा बढ़ाते हैं और समय उसको कम लेता है, इसलिए 18 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। और छींटा मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छींटा मार के भी बुआई आप कर सकते हैं। तो देखो ये दुए जानकारी लाइन के दी और बेस दिली है नहीं। और से ले तो रौरेमन के कही ले भाई कि रौरेठन अगर कोई जानकारी है या हमारे कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची, और पिन कोड संख्या तो जरूर लिखा भी के भूले के नखे है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोर में इजाजत दो मकिल यह दीना
और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।